हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 16 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि शहनाइयों की गूंज और मंत्रों की ध्वनि के बीच अचानक जैसे वक्त थम गया था। एक धमाके के साथ जब अभय ने मंडप में कदम रखा तो सबकी सांसें अटक गई थी। आध्या के चेहरे पर सन्नाटा छा गया था और साहिल गुस्से में तमतमा उठा। आध्या मेरी दुल्हन है, उसे हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहिल की आवाज़ मंडप में गूंज गई, लेकिन अभय के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान खिल रही थी। वो शांति से अपनी जेब से गन निकालता है और बिना किसी चेतावनी के ट्रिगर दबा देता है। ढाई साहिल की छाती के पास से गोली गुजरती है, खून की कुछ बूंदें उड़ती है। साहिल दर्द से तड़प उठता है। निशाना चुका नहीं था, मैंने गलत लगाया है। अभय धीरे धीरे उसके पास आता है और एक घुटने के बल बैठता है। उसके कान में बर्फ जैसे ठंडे लहजे में फुसफुसाया, चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुझे मार सकता हूँ, लेकिन आज मेरी और मेरी प्यारी दुल्हन की शादी है। इस शुभ मुहूर्त पर मैं कोई अशुभ काम नहीं करना चाहता, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ फिलहाल। उसने खड़े होते हुए मंडप की ओर देखा। सब डर और हैरानी में जमे हुए थे। आध्या पत्थर की मूर्ति सी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू तो नहीं निकले, लेकिन उसकी रूह कांप उठी थी। अभय ने पलटकर चारों ओर देखा और गरजते हुए कहा, और किसी को कुछ कहना है या किसी को अपनी मौत देखनी है? मंडप का माहौल भय और सन्नाटे से भरा था। अभय बिना कुछ कहे आध्या की तरफ कदम बढ़ाया। वह अभी स्तब्ध थी, शरीर तो वहां था लेकिन आत्मा जैसे कहीं भटक रही थी। अभय ने बिना उसकी राजामंदी के उसे एक झटके में गोद में उठा लिया और मंडप में लेकर बैठ गया। किसी में हिम्मत नहीं थी शादी रोकने की, यहाँ तक कि आध्या ने भी कोई विरोध नहीं किया। वह तो बस उसी जगह शून्य में ताकती रही जहाँ साहिल की लहूलुहान देह पड़ी थी। अग्नि के कुंड जल रहे थे और पंडित मंत्र पढ़ने लगे, जल्दी जल्दी घबराए हुए। लेकिन तभी एक बार फिर अभय की ठंडी और भयावह आवाज गूंजी, पंडित, मुझे इस शादी की जल्दी नहीं है। शादी विधि पूर्वक हर रस्म हर मंत्र के साथ होना चाहिए, वरना। उसने जैसे ही पंडित की आंखों में सीधा देखा, पंडित की रूह कांप उठी। उसके माथे से पसीने बहने लगे और वो कांपते होठों से बोला, हाँ हाँ, मैं पूरी विधि से कराऊंगा। चारों तरफ गहरी खामोशी थी, कोई हिल भी नहीं रहा था। सब सहमे हुए थे, डर की चादर में लिपटे हुए। लेकिन मिली वो खामोश कैसे रहती? उसकी आंखों के सामने उसकी बहन को जिंदा लाश बनाया जा रहा था। वो अपनी सारी हिम्मत समेटकर आगे बढ़ी और चिल्ला उठी, छोड़ दीजिए मेरी बहन को। क्या बिगाड़ा है उसने आपका? क्यों कर रहे हो आप ये जबरदस्ती? सभी की नजरें मिली पर जा टिकी। सभी के चेहरे पर उसके साहस के लिए चिंता उभर आई थी। अभी अभी उन्होंने साहिल का अंजाम देखा था। तभी दादी कांपते स्वर में बोली, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। लेकिन अभय की नजरें मिली पर जम चुकी थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी सर्द मुस्कान फैली। उसने कुछ कहे बिना लकी को इशारा किया। लकी ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर मिली के पास आया और उसके गले की नस पर एक दबाव दिया। मिली की आंखें एक पल को पलटी और वह बेहोश होकर उसकी बाहों में लुढ़क गई। मंडप फिर सन्नाटे में डूब गया। मिली की मासूम आंसुओं से भीगी सूरत और उसके लाल परे गाल और कांपते होठ। लकी का दिल एक पल को कांप उठा था। वह चाहता तो था कि उसे थामे, उसके माथे पर हाथ रखकर कहे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। उसने अपनी भावनाओं को कुचल दिया। वह मिली को कुर्सी पर लिटा दिया और फिर खुद चुपचाप अपनी जगह लौट आया। तभी पंडित जी ने डरते डरते बोला, अब लड़की का कोई गठबंधन करवा दे। अभय ने बिना देखे एक सख्त इशारा किया। लकी बढ़ा और आध्या और अभय की गठबंधन करवाई। पंडित जी ने जल्दी जल्दी फेरों की बात की। अब फेरे लेने की आप दोनों कृपा करें। अभय ने आध्या का हाथ थामा और खींचते हुए उठाया। आध्या के पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। हर कदम भारी, हर क्षण सन्नाटा। वह चल रही थी या चलाई जा रही थी। फेरे हो रहे थे, लेकिन हर फेरा जैसे उसके जीवन से कुछ छीन रहा था। अंत में अभय ने मांग में सिंदूर भरा। लाल रंग की एक बूंद उसकी नाक की पुल पर गिर पड़ी, जिससे उसका मासूम चांद सा चेहरा और निखर गया। उसकी आंखों में एक पल को पानी की हल्की परछाई चमकी, ना जाने दर्द की या हार की। पंडित जी ने औपचारिक स्वर में कहा, अब बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। शादी संपन्न हुई। अभय ने एक नज़र भी आध्या की ओर नहीं डाली, बस उसने खास अंदाज में बोला, मुबारक हो।
अब तुम्हें मेरी शक्ल हर वक्त देखनी पड़ेगी माय लिटिल परी। मेरा करीब आना तुम्हें पसंद नहीं है ना, लेकिन अब मेरी करीबी तुम्हें हर वक्त कांटे की तरह चुभेगी। शादी मुबारक हो मेरी प्यारी लिटिल दुल्हन, वेलकम टू माई हेल। और फिर उसने पंडित जी की ओर देखा। अब आप जा सकते हो। पंडित जी ऐसे भागे जैसे मंडप नहीं कोई यमलोक हो। अभय आध्या को अपनी गोद में उठाया और सीधे हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गया और लकी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ की गंदगी साफ हो जानी चाहिए। ना ही वो किसी से कुछ कहा और न ही किसी को सफाई देना जरूरी समझा। वो आध्या को लेकर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ गया। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आसमान को चिर रही थी। अभय ने आध्या को अपनी बाहों में ऐसे थामा था जैसे कोई खिलौना हो जिसे उसने जिद से हासिल किया हो। पर आध्या, वह तो अपनी चेतना जैसे खो चुकी थी। ना विरोध, ना सवाल, ना कोई आंसू, बस एक जड़ सी खामोशी। नीचे खड़े सब लोग बस धूल उड़ते देख रहे थे। दादी दूर खड़ी थी, हाथ ऊपर उठाई और नम आंखों से, जैसे कि वह इस पाप का भागी बनने से खुद को रोक नहीं पाई, पर आशीर्वाद देने की रस्म से भी मुंह नहीं मोड़ सकी। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ चला और आध्या की नजरें अब वो किसी को नहीं ढूंढ रही थी, क्योंकि अब उसके पास देखने लायक कुछ बचा ही नहीं था। इधर धीरे धीरे मिली को होश आता है। उसकी आंखें खुलती है और सामने का सूनापन उसे चिढ़ जाता है। वो हड़बड़ाकर उठती है और चिल्ला उठती है, आध्या दी, आध्या दी कहाँ है? क्या कर दिया तुम लोगों ने उनके साथ? वो लकी के पास भागती है, उसकी कॉलर पकड़ लेती है। कहाँ है मेरी दी? कहाँ ले गया है तुम्हारा बॉस? बताओ। लकी एक पल को चुप खड़ा रहा। उसकी निगाहें मिली की आंसुओं पर नहीं, उसकी तड़पती आत्मा पर टिकी थी। पर वो कुछ बोल नहीं सका, बस उसकी कलाई थामकर धीरे से अपनी कॉलर से उसका हाथ हटाते हुए बोला, वह वही है जहां उन्हें होना चाहिए। वो सेफ है, यकीन करो। मिली उसकी आंखों में झांकती रही, पर वहाँ कोई आश्वासन नहीं था, सिर्फ एक बेरहम ठंडक थी जो उसके दर्द को और भी गहरा कर गई। वह जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगी। वह उसके पैरों में जा गिरी। लकी अपनी मुट्ठी कसे खड़ा था। वही हॉस्पिटल में रात का समय साहिल और मोहित को खून से लथपथ हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर भाग दौड़ में लगे थे। मशीनों की बीप और बाहर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुलेखा और ब्रिजेश जी की आंखें रोते रोते पत्थर सी हो गई थी। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उनकी हालत खराब हो चुकी थी। लकी डॉक्टर को सारी बातें समझाकर वहां से निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर अंधेरे की उस दहलीज पर जहां प्रेम और जुल्म की रेखाएं धुंधली हो जाती है, हेलीकॉप्टर ने मुंबई की जुहू स्थित एक विशाल मेंशन के छत पर बने हेलीपैड पर धीरे से लैंड किया। अभय ने अपनी सिग्नेचर साइलेंस में उतरते ही चारों ओर एक नजर डाली। गगनचुंबी हवेली, सन्नाटा और उस अंधेरे आसमान के नीचे एक तूफान खड़ा था उसके भीतर। लेकिन पीछे की सीट पर बैठी आध्या अब भी वैसी ही बैठी थी, सुनसान, सुन, अपनी ही दुनिया में गुम। अभय कड़क लहजे में कहा, बाहर निकलो। उसका कोई रिएक्शन नहीं था। उसका सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसकी नसें तनने लगी थी। अभय को अपनी बात रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आध्या के साथ ऐसा अक्सर हो रहा था। उसने झुंझुलाकर उसकी बाजू पकड़ी और लगभग जोर से उसे बाहर खींच लिया। आध्या के मुंह से हल्की चीख निकल गई। दर्द और डर का संगम उसकी आंखों में साफ झलकने लगा। अभय का चेहरा एक पल के लिए कठोरता से पिघलने को था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने उसे झट से गोद में उठाया और तभी आध्या के हाथ उसके गर्दन में अनायास ही जा लिपटे। आध्या अब उसे गुस्से और दर्द के मिली जुली भाव से देखे जा रही थी। अभय को एहसास था कि आध्या उसे देख रही है, लेकिन वो एक बार भी अपनी नजरें उसकी तरफ नहीं की, क्योंकि आध्या के आंसू उसके भीतर कुछ तोड़ रहा था और वह उसे दिखाने को रेडी नहीं था। चुपचाप वो सीढ़ियों से उतरकर अपने बेडरूम में आ पहुंचा। कमरे में कोई नौकर नहीं था, ना कोई आवाज, सिर्फ दो धड़कनों की गूंज। अभय ने आध्या को धीरे से बेड पर रखा। वह बस खाली आंखों से उसे देखती रही। वह पलटा और एक ठंडी सांस लेकर बोला, किसी ने बताया नहीं क्या? अपने पति को ऐसे घूरा नहीं जाता, खासकर जब तुम्हारा पति अभय सिंह राणा हो। कमरे की हवा बोझिल हो गई थी। आध्या अब भी खामोश थी, पर उसकी आंखों में जमा आंसू शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कह रहे थे। क्यों? अचानक कमरे की खामोशी को चिरती एक टूटी हुई दर्द से भरी आवाज गूंजी, आध्या की। वह बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में सवाल। अभय के कदम वॉशरूम की ओर बढ़ चुके थे, मगर ये शब्द सुनते ही वो हल्का सा रुका। बिना मुड़े ही उसने ठंडे लहजे में कहा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करेंगे।
लेकिन आध्या अब चुप रहने के मूड में नहीं थी। वो अपनी भारी लहंगा संभालते हुए आगे बढ़ी और सीधे उसके सामने आ खड़ी हुई। अचानक उसका पैर लहंगे में उलझ गया और वो लड़खड़ाकर गिरने लगी, पर गिरने से पहले ही अभय की मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। वह पूरी तरह उसके सीने से जा लगी थी। उसकी सांसें तेज थी। अभय अब एकदम सीधा खड़ा था और उसका चेहरा बेहद करीब। एक पल को सब कुछ थम गया। अभय ने झटके से उसे सीधा किया तो आध्या के दोनों हाथ उसके सीने पर जा लगे। दोनों की धड़कनें जैसे तेज हो गई थी। कई अनकहे जज्बात उस पल में उलझ गए थे। आध्या को जो कुछ भी कहना था वो भूल गई थी। अभय भी पहली बार थोड़ी देर के लिए उलझा, जैसे वो खुद को समझ नहीं पा रहा था। ये पहली बार नहीं था जब वो दोनों इतने करीब आए थे, लेकिन आज कुछ अलग ही एहसास था। एक बेचैन कर देने वाली खामोशी के बीच अभय बिना कुछ कहे सीधे वॉशरूम की ओर चला गया और दरवाजा बंद हुआ। आध्या वही खड़ी रह गई, अकेली, चुप और उलझी हुई अपनी जज्बातों में। ठंडी हवा का झोंका पर्दों को सरकाता कमरे में हल्का कंपन भर रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुई और उसी पल जिसे यादों का तूफान आ गया। साहिल, गोली, खून, चीखे। आंखें झट से खुल गई। पसीना माथे पर चमक उठा। सांसें तेज थी। वहीं उसी समय अभय वॉशरूम से बाहर आया। बाल गीले थे, चेहरा शांत, लेकिन निगाहें तेज। उसने एक नज़र आध्या पर डाली, फिर जैसे कुछ अनसुना करके बोला, तुम भी कपड़े चेंज कर लो। वह अपनी अलमारी से एक ढीली टी शर्ट निकालकर उसकी ओर बढ़ाकर बोला, कल तक तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, आज इनसे ही काम चला लो। आध्या ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी और हाथ कांप रहे थे। मुझे जवाब चाहिए, वह चीख पड़ी। क्यों किया आपने ये सब? क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी? अभय की आंखों में जैसे बिजली कौंध गई। उसके जबड़े भिज गए, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल रखा। देखो, वह बोला, रात के 2 बजे हैं, सो जाओ। कहा ना सुबह बात करेंगे। मुझे नींद नहीं आ रही है। आध्या के लहजे में दर्द था। मुझे नहीं आ रही है नींद अभय सिंह राणा। आपको शायद आदत है चैन की नींद सोने की, मुझे नहीं। आपकी लाइफ अब भी आपकी है, बदली तो मेरी लाइफ है। मुझे कैसे नींद आ सकती है? मेरी वजह से साहिल जी ना जाने कैसे होंगे। आपने उन पर गोली तक चला दी। आध्या के मुंह से साहिल का नाम सुनकर अभय गुस्से से कांप उठा था। वो फिर बोली, आपने आज सब कुछ छीन लिया मुझसे। कम से कम मेरे सवालों का जवाब तो दीजिए। अब अभय का कंट्रोल टूटने को था। उसकी मुट्ठी सख्ती से बंध चुकी थी। चेहरे पर रोष की परछाई थी। वह उसकी ओर घूमा। उसकी नजरों में आग थी। क्या बहरी हो तुम? उसकी आवाज बर्फ की तरह सर्द और तीखी थी। कहाँ ना सो जाओ? वह उसकी ओर झांकते हुए लगभग फुसफुसाया, और एक बात याद रखना, अगर अगली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना, तो मुझसे ज्यादा बेरहम कोई नहीं होगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आध्या अब भी कांप रही थी, मगर इस बार सिर्फ डर से नहीं, बल्कि खुद की हिम्मत को समेटने के लिए। अभय मुड़कर सोफे की ओर चला गया और वहीं बैठ गया। आध्या की ओर एक बार भी नहीं देखा। लेकिन दोनों की रात अब सोने वाली नहीं थी। आध्या की आंखें अब गुस्से से नहीं, आत्मग्लानि और घृणा से जल रही थी। सच कहा आपने। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। वह बोली, आपसे बेरहम कोई हो भी नहीं सकता है। धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, पर मुझे चुप नहीं करा सकते। अभय अब उठ गया। उसकी आंखों में लपटें उठ रही थी। आज आपने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, और अब चाहते हैं कि मैं चुप रहूं? आध्या तिलमिलाती हुई बोली, सोचा था कि चुप रहूंगी, शायद जवाब मिले, पर अब नहीं। मुझे जवाब चाहिए, अभी और इसी वक्त। अभय का संयम टूट चुका था। वो झटके से उसके आगे बढ़ा और अपना बाल पकड़ते हुए गुस्से से बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी। लगता है जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। हाँ। आध्या की हंसी गूंज उठी, एक करवाहट भरी हंसी। बस यही तो आता है आपको, जबरदस्ती। अभय की चेहरे की रेखाएं सख्त हो गई थी। जबरदस्ती शादी कर ली तो अब क्या? मेरे वजूद पर भी जबरन हक जमा लोगे? आध्या ने अपने कंधे से दुपट्टा खींचते हुए कहा, लीजिए, कर लीजिए अपनी मनमानी, लेकिन जिस तरह मेरी जिंदगी तबाह की है, अब मेरी आत्मा को भी मिटा दीजिए। अभय की सांसें तेज हो गई, पर उसकी आंखों में इस बार गुस्से के साथ घुटन भी थी। वो सर्द लहजे में फुसफुसाया, ऑफर दे रही हो या याद दिला रही हो कि आज हमारी सुहागरात है? आध्या की आंखों में ज्वाला थी। वह उसे घूरते हुए बोली, आपके साथ एक ही कमरे में रहना भी मेरे लिए सजा है। आपको देखकर मुझे घुटन होती है, तो आदत डाल लो। अभय चीखा, इस सजा की कोई मियाद नहीं है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। फिर एक ठहराव और उसकी आवाज भारी हो गई। हाँ, जबरदस्ती शादी की है
तुम्हें जबरन हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फितरत ये नहीं है। अब उसके स्वर में दर्द से कड़वा था। क्या समझती हो? तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां लाइन में खड़ी रहती है अपनी मर्जी से, लेकिन अभय सिंह राणा सबकी बस की बात नहीं। और फिर बहुत धीमे से बोला, और तुम तो मेरी बीवी हो। चाहूँ तो हक भी जमा सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं छूँगा तुम्हें उस हक से जब उस हक को तुम स्वीकारोगी, समझी? आध्या स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वह बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। अभय के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई और वह उस रूम से निकलकर बाहर निकल आया। वह बिना फिर कुछ कहे रूम से निकलकर बाहर आ गया। स्टडी रूम में अभय की उंगलियां ग्लास के किनारे घूम रही थी। एक सिगरेट की राख धीरे धीरे गिरती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें उस धुएं में कहीं खो चुकी थी। वह पल पल याद कर रहा था। फ्लैशबैक। 1 वीक पहले अभय का ऑफिस सुबह के 9:30। वह हमेशा की तरह समय पर पहुंचा था, पर जैसे ही उसने अपनी सीट पर बैठते ही पहली फाइल उठाई, कुछ खाली सा महसूस हुआ। रंजन, उसकी तेज आवाज ऑफिस की दीवारों से टकराई। रंजन दौड़ता हुआ आया। यस सर। वेयर इज मिस आध्या? अभय की आवाज में हल्की बेचैनी छुपी थी। रंजन हिचकिचाया। सर वो आध्या मैम ने आज सुबह ही अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। अभय की भवें तन गई। क्या बकवास है? किसने लिया रेजिग्नेशन? मैंने नहीं लिया सर, वो खुद रिसेप्शन पर जाकर जमा कराई हैं। हमने बहुत रोका, विनती की, पर वो नहीं मानी। यहाँ तक कि हमने कहा कि आपसे एक बार मिल ले, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अभय अब कुछ नहीं बोला, सिर्फ कुर्सी पर बैठा रहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई तूफान उठ रहा था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, राघव। उसने कॉल रिसीव किया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उधर से वह जो भी बोल रहा था वह बस सुन रहा था, और उसके चेहरे पर अचानक ही रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। फोन रखने के बाद अभय ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कुछ ठहराव था, पर होठों पर वही पुरानी सख्त जिदपन। रंजन, मिस आध्या की पूरी बायोग्राफी चाहिए, पास्ट प्रेजेंट हर चीज। कल सुबह तक मेरे टेबल पर होनी चाहिए, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। रंजन कुछ पल के लिए हक बका गया। सर, आपने जब उन्हें हायर किया था तभी उनकी बैकग्राउंड डिटेल्स नहीं मांगी थी। वह एकमात्र इंसान थी जिसकी फाइल आपके सिस्टम में अधूरी पड़ी है। पर अब अचानक से अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने मन में सोचा, उस वक्त उसकी फाइल अधूरी थी, लेकिन अब मेरी जिज्ञासा नहीं, अब जरूरत है। रंजन कुछ कहे बिना काम में लग गया। वहीं इंदौर स्टेशन। आध्या जैसे ही स्टेशन से बाहर निकली, उसका चेहरा चुप और आंखें नम थी। इंदौर की मिट्टी से उसकी यादें जुड़ी थी, एक मासूमियत, एक परिवार, एक अधूरा सपना। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई चिंता की बात नहीं है, शादी की तैयारियां हो चुकी है। हमारी शादी मेरे ही घर से होगी। सुलेखा ने सिर हिलाते हुए कहा, आपका घर ही अब हमारा सहारा है साहिल बाबू। आप ना होते तो। साहिल ने बात काट दी। अब मैं हूं ना, और हमेशा रहूंगा। वह सबको लेकर अपने घर की ओर चल गया। वहीं दूसरी ओर ओमकार राणा का पार्टी हाउस। ओमकार राणा अपने कुछ समर्थकों और नेताओं से घिरे हुए थे। तभी अचानक गेट पर हलचल हुई। दरवाजे से निराला अंदर दाखिल हुआ। ओमकार राणा की आंखें सिकुड़ गई, माथे पर लकीरें उभर आई। निराला? उनकी आवाज में हैरानी और शक दोनों थी। कहाँ थे तुम, और ये क्या हालत बना रखी अपनी? निराला घबराया हुआ था, लेकिन कुछ कहने को बेताब। सर जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओमकार ने उसे टोक दिया। यहाँ नहीं, यह मेरा पार्टी ऑफिस है, यहाँ सबके कान होते हैं। तुम अभी जाओ, मैं कुछ देर बाद मिलता हूँ। सुनसान जगह, एक पुराना फार्म हाउस। कुछ ही देर में एक गाड़ी एक वीरान जगह पर रुकी। ओमकार राणा अपनी गाड़ी से उतरा, 2 बॉडीगार्ड्स के साथ। निराला पहले से ही वहां मौजूद था। ओमकार राणा ने पास आकर सवाल किया, अब बताओ, कहाँ थे इतने दिन? मैंने तुम्हें जेल से निकलते ही मेरे पास आने को कहा था, फिर ये गायब होने का क्या मतलब? निराला की आवाज़ काँप रही थी। सर जी, मैं बचकर निकला हूँ। अभय ने मुझे किडनैप कर लिया था। ओमकार राणा के चेहरे पर हैरानी के साथ गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या? किसने? अभय सिंह राणा? निराला की आवाज़ में डर था। हाँ सर जी, उसने मुझे उस दिन उठा लिया। मेरी आंखें खुली तो एक अंधेरे कमरे में था। लेकिन क्यों? मुझे शक तो पहले ही था, लेकिन अब यकीन हो गया। वह ये सब क्यों कर रहा है? अभय तुम्हें क्यों किडनैप करेगा?
ओमकार राणा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी। निराला बोला, वह मुझसे राकेश के बारे में पूछ रहा था, उसके अतीत के बारे में। लेकिन आप चिंता मत कीजिए सर जी, मैंने उसे बस उतना ही बताया जितना जरूरी था। बस राकेश के बारे में और कुछ भी नहीं। उसने तुमसे पूछा? ओमकार राणा शक की निगाह से निराला को देखते हुए पूछे। वह बोला, हाँ सर जी। सच पूछिए तो उसने आपसे जुड़ी एक बात भी नहीं पूछी। मुझे थोड़ा डाउट हुआ उस पर, लेकिन सच में उसे कुछ भी याद नहीं है। एक पल को तो लगा जैसे उसे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं है। कहते हुए निराला की सांसें तेज चल रही थी। उसने एक लंबी सांस ली। मैं बहुत डर गया था सर जी, लेकिन मैं आपका वफादार था और रहूंगा। अभय को कभी पता नहीं चलेगा कि अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ठाई की आवाज आई। ठाई गोली की आवाज ने सन्नाटे को चिर दिया। निराला की आंखें पल भर के लिए फैली, फिर स्थिर हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, एकदम निशब्द। गोली ओमकार राणा ने चलाई थी। अब वो खामोशी से अपनी रिवॉल्वर को नीचे करते हुए बोले, दीवारों के भी कान होते हैं निराला। उनकी आवाज में सर्द लहजा था। उस राज को दफन करने के लिए मैं अपनी रूह तक बेच सकता हूँ, और तुम उस राज को ऐसे ही जुबान दे रहे थे? ओमकार राणा ने लाश की ओर देखा। नहीं, मैं उस राज को कभी बाहर नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। उनके साथ खड़े दो बॉडीगार्ड ने इशारा समझते हुए आगे बढ़कर निराला की लाश उठाई। वीराने में मौत की खामोशी के साथ उसका सफर खत्म हुआ। इधर अभय का प्राइवेट मीटिंग रूम में राघव पहले से वहां मौजूद था। अभय तेज कदमों से अंदर आया। क्या बात है राघव? ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? राघव ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, भाई, सुजाता कपूर की पूरी जानकारी मिल गई है। यह सुनते ही अभय की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। राघव और अभय बात कर ही रहे होते हैं, तभी सौर्य तेजी से अंदर आता है। वह हाँफते हुए कहता है, भाई, एक बुरी खबर है। यह सुनते ही अभय और राघव की आंखें चौड़ी हो गई। दोनों हैरानी से सौर्य को देखने लगे। क्या था बुरी खबर? क्या होगा कहानी में आगे? क्या था आध्या से शादी करने की पीछे की वजह? ऐसा कौन सा राज है जिससे खुलने का डर ओमकार राणा को हर वक्त डराता है? क्या वह राज आध्या के अतीत से जुड़ा है या अभय के प्लान से? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।